सरकारी दफ्तर से एक सीधा सा जवाब मांगना और बदले में महीनों की खामोशी मिलना। हाँ, या फिर चकमा देने वाले गोलमोल जवाब। बिल्कुल। और फाइलों का एक ऐसा अंतहीन चक्रव्यूह मिलना जिसे पार करना लगभग नामुमकिन लगे। मतलब ये कोई काल्पनिक परिदृश्य नहीं है। एकदम सही बात है। ये असल जिंदगी की सच्चाई है। हाँ, आज के इस गहन विश्लेषण में हम एक ऐसी ही सच्ची कहानी की तहों को खोलने वाले हैं। ये कहानी आजमगढ़ के एक छोटे से गांव से शुरू होती है, लाची रामपुर से। और ये कहानी है शैलेंद्र कुमार सिंह की, जिनकी ये पूरी जंग सूचना की लड़ाई नाम की एक कॉमिक के रूप में भी सामने आई है। चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं, क्योंकि यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये महज कुछ पन्नों की कहानी नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये भारतीय नौकरशाही के उस जटिल तंत्र का एक सीधा एक्सरे है। एक ऐसा तंत्र जिसे पारदर्शी होने का दावा तो किया जाता है, लेकिन असल में वो जानकारी को छुपाने के लिए डिजाइन किया गया लगता है। हाँ, और आज की हमारी चर्चा का मुख्य मिशन भी यही है। हम उन हथकंडों, कानूनी दावपेचों और उस व्यवस्थागत चुप्पी को समझना चाहते हैं जो एक आम नागरिक को सच जानने से रोकती है। सही कहा आपने। तो इस पूरी कहानी की शुरुआत आखिर होती कहाँ से है? मतलब वो कौन सी चिंगारी थी जिसने शैलेंद्र को ये कदम उठाने पर मजबूर किया? यहाँ सबसे अहम बात ये समझना है कि ये कोई सामान्य, मतलब रोजमर्रा की प्रशासनिक देरी का मामला नहीं है। अच्छा। ये कहानी एक बहुत ही बुनियादी टकराव को सामने लाती है। एक तरफ एक नागरिक की सच्चाई जानने की जिद है और दूसरी तरफ एक ऐसे सिस्टम की जड़ता है जो अपनी गलतियों या शायद किसी बड़े भ्रष्टाचार पर पर्दा डालने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। तो मतलब ये सिर्फ फाइलों के गुम होने की बात नहीं है? बिल्कुल नहीं। जब हम इन फाइलों के चक्रव्यूह का विश्लेषण करते हैं तो ये साफ हो जाता है कि व्यवस्था में सूचना को रोकने की एक पूरी संस्थागत संस्कृति बन चुकी है। एक संस्थागत संस्कृति, हाँ। और ये संस्कृति सीधे तौर पर ना कहने की बजाय नागरिक को बस प्रक्रिया के जाल में उलझाने का काम करती है। ये प्रक्रिया का जाल वाली बात बहुत अहम है। मैं सोच रही थी कि इस पूरे विवाद की जड़ को समझने के लिए हमें सबसे पहले उन मूल दस्तावेजों पर बात करनी चाहिए। बिल्कुल, दस्तावेजों से ही तो असली तस्वीर साफ होती है। तो इस पूरी लड़ाई के केंद्र में दो बहुत ही विशिष्ट मुकदमे हैं। इनकी फाइल संख्याएं हैं T2013156174 हाँ, T2013156174 और दूसरी है T201315613361। सही। ये दोनों ये सिर्फ कोई रैंडम नंबर नहीं है। ये वो आधार हैं जिन पर शैलेंद्र कुमार सिंह को किसी भारी फर्जीवाड़े का गहरा शक है। और इसी शक की पुष्टि के लिए, या कह लें कि सच्चाई को सामने लाने के लिए 27 फरवरी 2026 को एक आरटीआई आवेदन दाखिल किया जाता है। आरटीआई यानी सूचना का अधिकार। हाँ, और इसका आवेदन संख्या है DMOA/R/2026/601110। यहाँ से पहला कदम उठता है। ये जो पहला कदम है ना, मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़े और गहरे कुएं में पत्थर फेंकने जैसा है। गहरे कुएं में मतलब? हाँ, मतलब जहां आप पत्थर तो फेंक देते हैं, लेकिन पानी के छपाके की आवाज सुनने के लिए आपको लंबे समय तक बस किनारे पर इंतजार करना पड़ता है। ये बहुत ही सटीक उदाहरण दिया आपने। वो पहला कदम देखने में बहुत सीधा लगता है। सूचना का अधिकार अधिनियम सैद्धांतिक तौर पर नागरिकों को एक बहुत बड़ी ताकत देता है। कानून तो यही कहता है कि आप सरकार से सवाल पूछ सकते हैं। बिल्कुल, और आपको एक तय समय सीमा के भीतर जवाब मिलना भी चाहिए। लेकिन जब वो फॉर्म भरकर संबंधित जन सूचना अधिकारी यानी पीआईओ के पास जमा किया जाता है, तो वहां से एक अलग ही खेल शुरू होता है। किस तरह का खेल? सरकारी तंत्र में एक एसिमेट्री ऑफ रिस्क काम करती है। जोखिम की विषमता। हाँ, एक अधिकारी ये बहुत अच्छे से जानता है कि अगर उसने कोई संवेदनशील जानकारी बाहर निकाल दी जिससे उसके वरिष्ठ अधिकारी या विभाग की बदनामी हुई, तो उसे तुरंत निलंबित किया जा सकता है। उसका गंभीर नुकसान हो सकता है। लेकिन इसके विपरीत अगर वो जानकारी देने में देरी करता है या आवेदन को किसी तकनीकी आधार पर खारिज कर देता है,
तो उसे तत्काल कोई खास नुकसान नहीं होता। अरे वाह, तो मतलब सिस्टम के लिए खामोश रहना ज्यादा सुरक्षित है। एकदम सही। इसलिए सिस्टम हमेशा सूचना को रोकने या टालने का विकल्प ही चुनता है। ये तर्क काफी हद तक साफ करता है कि आखिर देरी क्यों होती है। अगर इससे मैं एक रोजमर्रा के उदाहरण से समझाऊं तो ये उस स्वचालित कस्टमर केयर हेल्पलाइन की तरह लगता है। कस्टमर केयर, हाँ। मतलब जहां फोन करने पर मशीन कहती है हिंदी के लिए 1 दबाएं, शिकायत के लिए 4 दबाएं और अधिकारी से बात करने के लिए 9 दबाएं। हाँ, और 9 दबाते ही कॉल कट जाती है। बिल्कुल, और फिर कॉलर को दोबारा पूरी प्रक्रिया शुरू करनी पड़ती है। क्या आरटीआई के मामले में भी ठीक ऐसा ही नहीं हो रहा है? ऐसा ही हो रहा है। देखिए, 27 फरवरी को आवेदन दाखिल होता है, लेकिन दीवार पर टंगे कैलेंडर के पन्ने पलटते रहते हैं। 30 दिन गुजरते हैं, 60 दिन गुजरते हैं। शैलेंद्र लगातार कॉल करते हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। और फिर 60 दिन बीत जाने के बाद 27 अप्रैल 2026 को जवाब आता है। हाँ, पीआईओ विवेकानंद दुबे की तरफ से, और वो जवाब बिल्कुल उसी कटी हुई कॉल की तरह है। सही कहा। 3 पन्नों का जवाब आता है, लेकिन उसमें असल जानकारी होती ही नहीं है। उसमें लिखा है अलग आवेदन दीजिए या आदेश पोर्टल पर अपलोड है, लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि असल में कोई आदेश संलग्न ही नहीं है। यहाँ सबसे आकर्षक बात यह है कि ये उस कस्टमर केयर वाले उदाहरण का बिल्कुल सटीक प्रशासनिक रूप है। पीआईओ विवेकानंद दुबे द्वारा दिया गया ये अधूरा और भ्रामक जवाब कोई गलती नहीं है। तो ये क्या है? ये सूचना को टालने का एक बहुत ही स्थापित तरीका है, जिसे हम डिले टैक्टिक्स कहते हैं। अच्छा। देखिए, आरटीआई अधिनियम के तहत अगर कोई जानकारी नहीं दी जा सकती है तो अधिकारी को स्पष्ट रूप से बताना होता है कि कानून की किस धारा के तहत छूट ली जा रही है। लेकिन अगर वो सीधे इनकार कर दे तो? अगर वो सीधे इनकार करेगा तो आवेदक तुरंत उच्च स्तर पर अपील कर सकता है। इसलिए अलग आवेदन दीजिए कहकर पीआईओ दरअसल 30 दिन की उस कानूनी समय सीमा को फिर से शून्य से शुरू करने की कोशिश कर रहा है। ये तो सरासर भटकाना हुआ। और पोर्टल पर चेक कर लीजिए कहना और असल में दस्तावेज ना देना, ये नागरिक को एक अदृश्य भूल भुलैया में भेजने जैसा है। हाँ, लेकिन यहाँ मुझे थोड़ा रुककर इस बात पर चुनौती देनी है। जी बताइए। क्या हर बार इसे किसी बड़ी साजिश या जानबूझकर की गई टालमटोल के रूप में देखना सही है? मेरा मतलब है, कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ ये भी हो सकता है कि शायद पीआईओ के दफ्तर में कर्मचारियों की भारी कमी हो। ये तर्क अक्सर दिया जाता है। हाँ, मतलब फाइलों का अंबार लगा हो या शायद पोर्टल को अपडेट करने वाला सिस्टम ही काम ना कर रहा हो। अक्सर सरकारी विभागों में संसाधनों की भारी किल्लत होती है। तो क्या सिर्फ एक अधूरे जवाब के आधार पर पीआईओ की मंशा पर इतना बड़ा सवाल उठाना जल्दबाजी नहीं है? ये सवाल उठना बहुत स्वाभाविक है और मैं मानता हूं कि सरकारी दफ्तरों में काम का बोझ अत्यधिक होता है, लेकिन इस विशिष्ट मामले के तथ्यों का सूक्ष्म विश्लेषण करने पर ये संसाधनों की कमी वाला तर्क टिक नहीं पाता। वो कैसे? सोचिए, अगर किसी अधिकारी के पास समय की कमी है तो वो बस एक लाइन में लिख सकता है कि जानकारी एकत्रित की जा रही है। लेकिन जब एक अधिकारी 3 पन्ने का पत्र टाइप करवाता है, हाँ, 3 पन्ने का, और उसमें जानबूझकर ये निर्देश देता है कि अलग आवेदन दें और ये दावा करता है कि जानकारी पोर्टल पर है, ये जानते हुए भी कि वो वहां नहीं है, तो इसके लिए अतिरिक्त प्रयास की आवश्यकता होती है। बात तो सही है। ये कोई भूल नहीं है, ये एक सक्रिय कृत्य है और आरटीआई अधिनियम की धारा 7(6) इस संदर्भ में बहुत स्पष्ट है। धारा 7(6) क्या कहती है? वो कहती है कि यदि समय सीमा के भीतर सूचना नहीं दी जाती है तो वो सूचना मुफ्त में उपलब्ध करानी होती है। अधिकारी इस धारा से बचने के लिए भी ऐसे गोलमोल जवाबों का सहारा लेते हैं। तो ये संसाधनों की कमी का मामला नहीं है, ये जवाबदेही से बचने की एक रणनीति है। बिल्कुल एक सुविचारित रणनीति। ये स्पष्टीकरण इस पूरी स्थिति को एक नया और गंभीर आयाम देता है। इसका मतलब है कि ये सिर्फ आलस नहीं बल्कि एक सुनियोजित बाधा है, और शायद यही कारण है कि शैलेंद्र कुमार सिंह ने हार नहीं मानी। हाँ, निराश होने के बजाय उनका संकल्प और दृढ़ हो गया। जब उन्हें पता चला कि ये उन्हें भटकाने की रणनीति है तो वे अगले और अधिक गंभीर स्तर पर पहुंच जाते हैं। वे पीआईओ के ऊपर बैठे अधिकारी यानी प्रथम अपीलीय प्राधिकारी को अपनी प्रथम अपील भेजते हैं, जो कि एसडीएम सदर नरेंद्र कुमार गंगवार हैं। हाँ, और यहाँ इस कहानी का सबसे विचारणीय मोड़ आता है, क्योंकि ये अपील कोई सामान्य शिकायती पत्र नहीं है। बिल्कुल नहीं। इस अपील में भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की धारा 198
और 222 का स्पष्ट और कड़ा उल्लेख किया गया है। तो इसका मतलब है कि अब ये सिर्फ मांगने की बात नहीं रही, अब ये सीधे तौर पर कानूनी चुनौती बन गई है। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़कर देखें तो इन विशिष्ट धाराओं का उल्लेख करना ये साबित करता है कि आवेदक अब केवल एक मांगने वाला नहीं रहा, वो कानून का एक सशक्त जानकार बन चुका है। तो ये धारा 198 असल में है क्या? बीएनएस की धारा 198, जो पहले आईपीसी की धारा 166 या 167 के करीब थी, ये एक बहुत ही गंभीर विषय से निपटती है। ये तब लागू होती है जब कोई लोक सेवक यानी पब्लिक सर्वेंट किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने के इरादे से किसी दस्तावेज को गलत तरीके से बनाता या बदलता है। ओहो, तो एसडीएम को लिखी गई अपील में इसका हवाला देने का सीधा मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि शैलेंद्र केवल ये नहीं कह रहे कि फाइलें गुम हो गई हैं या देरी हो रही है, वो ये गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि उन फाइलों में जानबूझकर कोई बड़ा फर्जीवाड़ा किया गया है। सच में? ये तो बहुत बड़ा इल्जाम है। और फिर जो दूसरी धारा है, धारा 222, इसका क्या महत्व है इस पूरे परिप्रेक्ष्य में? वो भी उतनी ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक सरकारी दफ्तर के भीतर किसी अधिकारी के खिलाफ इन आपराधिक धाराओं का इस्तेमाल करना मुझे तो एक तरह से न्यूक्लियर विकल्प का इस्तेमाल करने जैसा लगता है। हाँ, ये एक तरह का न्यूक्लियर विकल्प ही है। धारा 222 मुख्य रूप से लोक सेवक द्वारा कानूनी रूप से किसी अपराधी को पकड़ने या पकड़वाने में जानबूझकर की गई चूक से संबंधित है। अच्छा। जब इन दोनों धाराओं को एक साथ रखकर एसडीएम के सामने पेश किया जाता है तो इसका कानूनी संदेश बहुत साफ होता है। क्या संदेश? संदेश यह है कि अगर आप बतौर उच्च अधिकारी अपने पीआईओ को सही जानकारी देने का निर्देश नहीं देते हैं या अगर आप इस फर्जीवाड़े को छिपाने में मदद करते हैं तो आप केवल एक प्रशासनिक चूक नहीं कर रहे हैं, आप आपराधिक कृत्य में भागीदार बन रहे हैं। आप रे, ये तो सिस्टम को सीधा चैलेंज है। बिल्कुल, ये एक नागरिक द्वारा व्यवस्था को ये बताने का तरीका है कि उसे अपने अधिकारों की गहराई का पूरा ज्ञान है। लेकिन विडंबना देखिए, जब इतना सब कुछ हो गया, जब आपराधिक धाराओं का हवाला देकर एक इतनी मजबूत कानूनी चुनौती पेश की गई, उसके बाद एसडीएम नरेंद्र कुमार गंगवार की क्या प्रतिक्रिया होती है? कुछ भी नहीं। बिल्कुल कुछ भी नहीं। 14 दिन बीत जाते हैं और उनकी तरफ से एक शब्द नहीं आता, कोई नोटिस नहीं, पीआईओ को कोई फटकार नहीं, कोई सुनवाई नहीं। यही तो सिस्टम की खामोशी है। फिर से वही सवाल दिमाग में आता है, क्या एक एसडीएम जो पूरी तहसील का प्रशासन चलाता है, जिसके पास जमीन, कानून व्यवस्था और राजस्व के सैकड़ों मामले आते हैं, क्या उसके लिए 14 दिन का समय एक फाइल पर ध्यान देने के लिए बहुत कम नहीं है? क्या हम इसे उनकी खामोशी मान लें या महज उनकी व्यस्तता? जब कोई सामान्य प्रशासनिक आवेदन होता है तो 14 दिन की देरी को व्यस्तता का नाम दिया जा सकता है, लेकिन यहाँ परिस्थिति पूरी तरह भिन्न है। क्योंकि यहाँ क्रिमिनल धाराओं की बात हो रही है। बिल्कुल, जब किसी प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के सामने भारतीय न्याय संहिता की गंभीर धाराओं के तहत उसके ही विभाग के किसी कर्मचारी पर फर्जीवाड़े का आरोप लगाया जा रहा हो तो उस पर तत्काल कार्रवाई ना करना कोई सामान्य प्रशासनिक देरी नहीं है। हाँ, ये बात तो सोचने वाली है। कानूनी मामलों में, विशेषकर जहां दस्तावेजों से छेड़छाड़ का सीधा आरोप हो, वहां समय ही सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है। हर गुजरता हुआ दिन सबूतों को नष्ट करने या उन्हें बदलने का अवसर प्रदान करता है। तो एसडीएम का मौन रहना क्या दर्शाता है? एसडीएम का 14 दिन तक मौन रहना ये दर्शाता है कि व्यवस्था अपने ही लोगों को बचाने के लिए खुद को अंधा और बहरा बना लेती है। उच्च अधिकारी अक्सर मामलों को ठंडे बस्ते में डाल देते हैं, ये उम्मीद करते हुए कि आवेदक का धैर्य टूट जाएगा और मामला वहीं दफन हो जाएगा। और व्यवस्था की इसी उम्मीद को तोड़ने के लिए शैलेंद्र एक और कदम उठाते हैं। ये घटनाक्रम आज के दिन यानी 11 मई 2026 तक आ पहुंचता है। हाँ, आज ही के दिन। इन 14 दिनों की रहस्यमयी खामोशी के बाद शैलेंद्र एक अनुस्मारक या रिमाइंडर लिखते हैं, लेकिन इस बार का लहजा सिर्फ एक याद दिलाने वाले पत्र का नहीं है। बिल्कुल, ये एक चेतावनी है। हाँ, इस पत्र में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि ये सूचना उनके मुकदमों से जुड़ी हुई है और उनके लिए ये जिंदगी और मौत का सवाल है। और इसके साथ ही वो साफ कहते हैं कि यदि अब भी जवाब नहीं मिला तो वे राज्य सूचना आयोग यानी स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन में द्वितीय अपील दाखिल करने के लिए बाध्य होंगे। राज्य सूचना आयोग तक जाने की चेतावनी देना इस मामले को स्थानीय तहसील की राजनीति और नौकरशाही से बाहर निकालने का स्पष्ट संकेत है। क्योंकि वो एक स्वतंत्र निकाय है। बिल्कुल,
राज्य सूचना आयोग एक स्वतंत्र वैधानिक निकाय है जो स्थानीय पीआईओ या एसडीएम के अधीन काम नहीं करता। वहां अपील जाने का मतलब है कि पीआईओ और एसडीएम दोनों को राज्य की राजधानी में आयोग के सामने व्यक्तिगत रूप से पेश होना पड़ सकता है। जो कि उनके लिए बहुत बड़ी परेशानी होगी। हाँ, ये स्थानीय अधिकारियों के लिए बहुत बड़ी परेशानी का सबब होता है। लेकिन एक आम नागरिक के लिए भी राज्य सूचना आयोग तक जाना कोई आसान काम नहीं है। सही बात है। इसमें बहुत अधिक समय, पैसा और मानसिक ऊर्जा खर्च होती है। शैलेंद्र का ये पत्र इस बात का प्रमाण है कि उनका संकल्प कितना दृढ़ है। वे ये स्थापित कर रहे हैं कि वे स्थानीय प्रशासन की थका देने वाली रणनीति के सामने घुटने नहीं टेकेंगे। ये जो आपने मानसिक ऊर्जा और धैर्य की बात की ना, मुझे लगता है कि ये इस पूरी प्रक्रिया का सबसे अनदेखा हिस्सा है। कैसे? मतलब कागज पर ये सिर्फ कुछ आवेदन, रिमाइंडर और धाराएं लगती हैं, लेकिन अगर उस इंसान के नजरिए से देखा जाए जो दिन में अपने रोजमर्रा के काम करता है और रात में अपनी टेबल पर बिखरी फाइलों, कानूनी किताबों और रसीदों के बीच इस उम्मीद में बैठा रहता है कि शायद व्यवस्था जागेगी। हाँ, ये एक बहुत ही मार्मिक दृश्य है। ये सिर्फ एक कानूनी लड़ाई नहीं है, ये एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक युद्ध है जिसे एक आम नागरिक हर दिन लड़ता है। कॉमिक में वो जो दृश्य है, मोबाइल पर सेव किए गए वो नंबर, जैसे शैलेंद्र का नंबर 8418085139 और उनके द्वारा किए गए वो अनगिनत कॉल्स जिनका कोई सीधा जवाब नहीं मिलता, बिल्कुल, ये सब एक इंसान को मानसिक रूप से तोड़ने के लिए काफी हैं। आपका ये अवलोकन एकदम यथार्थ है। और इसी मनोवैज्ञानिक युद्ध के बीच एक बहुत ही गहरा सामाजिक संदेश उभर कर आता है। इस पूरी कॉमिक में और इस घटना में जो एक सबसे शक्तिशाली विचार सामने रखा गया है वो है, सूचना मांगना अपराध नहीं, चुप रहना अपराध है। चुप रहना अपराध है, बहुत गहरी बात है। हाँ, ये केवल एक नारा नहीं है, ये लोकतंत्र के मूल सिद्धांत का सार है। जब एक व्यवस्था अपारदर्शी हो जाती है, जब वो नागरिकों को जानकारी देने से बचने के लिए संसाधनों, कानूनों और प्रक्रियाओं का दुरुपयोग करती है, तो वहां सवाल पूछना सिर्फ एक अधिकार तक सीमित नहीं रह जाता, वो एक फर्ज बन जाता है। बिल्कुल, वो एक अनिवार्य नागरिक कर्तव्य बन जाता है, एक सिविक ड्यूटी। शैलेंद्र की ये लड़ाई हमें ये सिखाती है कि अगर एक व्यक्ति चुप रहता है तो वो परोक्ष रूप से उस भ्रष्ट व्यवस्था को अपनी मूक सहमति दे रहा होता है। ये बहुत ही सटीक विश्लेषण है। आज के इस पूरे घटनाक्रम और शैलेंद्र कुमार सिंह के इस अथक संघर्ष का जब हम समग्रता में आकलन करते हैं तो कुछ बातें बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती हैं। जी। पीआईओ विवेकानंद दुबे द्वारा दिए गए भ्रामक और अधूरे जवाब, उसके बाद आरटीआई अधिनियम की धारा 7(6) का खुला उल्लंघन, फिर एसडीएम सदर नरेंद्र कुमार गंगवार के सामने बीएनएस की धारा 198 और 222 के तहत अपील, और उस अपील पर एसडीएम की वो चुभने वाली 14 दिन की खामोशी। बिल्कुल, ये पूरी श्रृंखला ये दिखाती है कि एक आम नागरिक जब सच की तलाश में निकलता है तो इसे सिर्फ एक अधिकारी से नहीं बल्कि पूरी व्यवस्था के सामूहिक मौन से लड़ना पड़ता है। और इसी सामूहिक मौन के खिलाफ 11 मई 2026 को भेजा गया वो अनुस्मारक, वो केवल एक पत्र नहीं है, वो व्यवस्था के चेहरे पर एक आईना है। सही कहा आपने। ये याद दिलाता है कि भले ही सिस्टम कितना भी बड़ा और जटिल क्यों ना हो, एक जागरूक नागरिक की दृढ़ इच्छा शक्ति उस सिस्टम को जवाबदेह बनाने की क्षमता रखती है। ये लड़ाई सिर्फ उन 2 विशिष्ट मुकदमों की फाइलों को हासिल करने की नहीं है। तो किसकी है? ये उस संस्थागत अहंकार को चुनौती देने की है जो ये मानता है कि वो जनता के प्रति जवाबदेह नहीं है। बिल्कुल। और इस पूरी चर्चा के अंत में एक ऐसा विचार सामने आता है जिस पर हम सभी को गहराई से सोचना चाहिए। वो क्या है? इस पूरी कहानी में सिस्टम का हर पुर्जा नीचे से लेकर ऊपर तक जानकारी देने से बचता हुआ नजर आता है। जब एक साधारण नागरिक महीनों के इंतजार, कानूनी झमेलों और राज्य सूचना आयोग तक जाने की धमकियों के बाद भी सिर्फ एक सीधा सा जवाब नहीं पा रहा है, तो ये सवाल उठना लाजमी है। हाँ, सवाल तो उठेगा। आखिर उन 2 पुरानी फाइलों T201315611744 और T201315613361 में ऐसा क्या दर्ज है? यही सबसे बड़ा रहस्य है। ऐसा कौन सा राज है या ऐसा कौन सा भारी फर्जीवाड़ा है जिसे छिपाने के लिए पूरा का पूरा स्थानीय प्रशासन एकजुट होकर खामोश बैठा है? क्या ये संभव है कि सिस्टम की ये लगातार चुप्पी और हर स्तर पर की जा रही ये टालम टोल ही
उस छिपे हुए अपराध का सबसे बड़ा और सबसे स्पष्ट सबूत हो? ये सोचने वाली बात है। क्या ये खामोशी ही चीख चीख कर ये नहीं कह रही कि उस दस्तावेज के भीतर कुछ ऐसा है जो बाहर आते ही कई चेहरों से नकाब उतार देगा? इसी सवाल के साथ श्रोताओं, आज की हमारी ये गहन चर्चा यहीं संपन्न होती है। हमेशा ध्यान रहे कि पारदर्शिता कोई उपहार नहीं है जिसे सरकारें अपनी मर्जी से बांटती हैं। ये वो बुनियाद है जिस पर हमारा समाज टिका होता है।